Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 जनवरी 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आपको इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है बाय चांस तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक गिवन है डायरेक्टली, तो वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप लोग उस लिंक को क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आप डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हो आप बिल्कुल फ्री में, सारी चीज़ें। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है आपको मैप में जाकर देखना है बेलारूस को, ठीक है। तो आज बेलारूस को देखना कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पे ये लोकेटेड है और किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। और यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों से आपकी मैपिंग पावर भी तेज होती रहेगी क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे एक मैप का क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टार्ट करने से पहले पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी 72th रिपब्लिक डे। ओके, तो गाइज यहाँ पे गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहला आर्टिकल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हाईलाइटेड करे हुए दिख रहे होंगे। नाउ यहाँ पे सबसे जो पहला आर्टिकल है ये थोड़ा हमारा फार्मर से रिलेटेड आर्टिकल है। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली पुलिस है उसने एक ब्रिज पड़ता है, ठीक है, एक पुल है उसको बंद कर दिया, सिग्नेचर ब्रिज को, ठीक है, उसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। तो उसको बंद कर दिया है जो कि यमुना रिवर पे लोकेटेड है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो इसे क्यों बंद करा, ताकि जो उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो भी किसान भाई हैं, वो दिल्ली के अंदर ना पहुँच पाए, क्योंकि आज के टाइम पर दिल्ली पे ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर्स आप कह सकते हो वहाँ पर देखने को मिल रहेंगे। बहुत सारे फार्मर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड की बात करी जा रही है कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तो काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर ढेर सारे फार्मर्स कलेक्ट हो जाते हैं साथ में। तो उसी की वजह से यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जो है बंद कर दिया था रात में ये ब्रिज को, ठीक है, पूरी तरह से, ताकि जो फार्मर्स हैं वो एंटर ना कर पाए दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया जो फार्मर्स थे वो पूरे के पूरे डायरेक्शन लेस थे, यानी कि पता नहीं बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं, गुस्से में सभी लोग, लीडर लेस थे, कोई इसका कोई लीडर नहीं था इन फार्मर्स का, ठीक है। ये सब चाहते थे कि जो है रेड फोर्ट पर जाएं सभी लोग, ठीक है, तो जाने नहीं दिया है फिलहाल तो अभी इन्हें। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिस्टर राजा ने और क्या बोला। इन्होंने बोला कि जो भी फार्मर्स थे वो एक एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है फार्मर्स को रोक दिया है, उन्हें अंदर नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो वह बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, जैसे कि हमने बात करी थी रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड होगी दिल्ली के अंदर, वो सारी चीज़ें सेट डाउन कर ही चुके हैं। देखेंगे आज जो है क्या क्या सिचुएशन होती है। जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी वो ऑब्वियस ही बात है न्यूज़पेपर में आएगी, तो हम लोग हैं यहाँ पर, हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही बताया गया है कि फार्मर्स को रोक दिया गया है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल, इसके ऊपर कल में एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी गई है इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं इनके आपस के बीच में लड़ाई हो गई है, कहाँ पे, नाकुला पास पर। नाकुला पास कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम में इंडिया चाइना के जो आपस जवान हैं वहाँ उनके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में इंजरी भी देखने को मिली है, यानी कि दोनों ही तरफ नुकसान देखने को मिला है। साथ ही साथ जो भारत के जवान हैं उन्होंने पीछे ढकेल दिया है चाइना के सोल्जर्स को। देखो होता क्या है यहाँ पर, चाइना सोचता है कि भाई टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर ले, इंडिया की टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर ले, तो उसकी यही कोशिश होती है कि बार बार अंदर घुस के आना, कैंपिंग करना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ऐसे कौन आने देगा, ऐसे कौन कब्जा करने देगा, ठीक है। तो फिर गाइज इसी को लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हालांकि आप लोग को मालूम ही होगा जो अभी पिछले साल से लद्दाख पर स्टैंड ऑफ चल रहा है वो तो अभी जारी ही है, वो तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ एक और नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो क्या है, इंडिया चाइना के आपस के बीच में जो भी ट्रूप्स थे लड़ाई हो गई है। और ये गाइज ये जो न्यूज़ है ये एक सप्ताह पहले की है, ये एक वीक पहले की है, ये कल ही मीडिया के अंदर वायरल हुई है।
तो कल ही इसे मीडिया ने पूरी तरह से कवर किया था। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने लोकेशंस वगैरह वहाँ पे सेट करके बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंडिया चाइना के नाम से, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सबको बोला गया कि भाई जो वैक्सीन से रिलेटेड र्यूमर्स हैं वो ना फैलाए जाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन फैलते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है अजय भल्ला, इन्होंने लिखा सारे स्टेट्स को, सारी यूनियन टेरिटरीज को, भाई कि चेक करो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैल रही है रिगार्डिंग दी कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक वैक्सीन के रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से बुरा असर पड़ सकता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये चीज़ ना हो और इस चीज़ को रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है छोटा सा, हालांकि इस आर्टिकल को आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर 11 के ऊपर भी गिवन है। यहाँ पर बात करी गई है जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण अवार्ड जो कि रिपब्लिक डे पर दिया जाता है। तो आज के दिन जो है काफ़ी सारे अवार्डीज़ को यहाँ पर ये देने वाले हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे दो नाम सेट कर लिए गए हैं पद्म विभूषण के लिए, वो हैं SP बाला सुब्रमण्यम जी पहले, और दूसरे शिंजो एबे, ठीक है, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों को सेट कर लिया गया है कि इन लोगों को ये पद्म विभूषण मिलना ही है। तो गाइज आगे थोड़ा सा और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पद्म विभूषण अवार्ड और किस किस को यहाँ पर दिया जाएगा। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दिल्ली रिलेटेड आपको थोड़ी सी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा जो भी जहाँ पे परेड होती है, ठीक है, कहाँ पे परेड होती है, राजपथ पर, है ना। हर रिपब्लिक डे पर राजपथ पर परेड होती है, तो वहाँ पे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को मिलेगी। हालांकि हर साल क्या होता था, ढेर सारी भीड़ क्राउड इकट्ठा हो जाता था परेड देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर इस बार किसी को भी अलाउ नहीं करा गया है। हालांकि जो परेड है उसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं, और जो पहले 8.3 किलोमीटर्स की हुआ करती थी वो थोड़ी सी कम परेड होगी। साथ ही साथ जो परेड में लोग होते हैं वो भी यहाँ पे कम होने वाले हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन चीज़ें आप कह सकते हो हम लोग एक तरीके से फॉर्मेलिटी करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम इतिहास से ये काम करते हुए आ रहे हैं तो हमें करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब किसकी वजह से, ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक, ये सारी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई कि कुछ व्यूअर्स हैं जो कि आज का दिन मिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पसंद करते हैं परेड को देखना जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आज के दिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मिस कर सकते हैं बुरी तरह से। नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर आओगे, इस पे अगेन सिटी से रिलेटेड यहाँ पे शहर को कोई आर्टिकल्स दे रखे हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो आज ज्वाइन करेंगे ट्रैक्टर परेड को। ठीक है, दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पेज नंबर 4 पर देखने को मिलेगा आज के दिन बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही हम लोगों को अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी सारे एडवर्टीजमेंट ही दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ये आता है अपना पेज नंबर 10, और पेज नंबर 10 पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे कि ये वाला कि जो ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया ताकि जो फार्मर्स हैं वो एंटर ना कर पाएँ दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में हम लोगों ने डिस्प्यूट देखा, और कहाँ पर देखा, नाकुला पास। नाकुला पास कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। ये भी हम लोगों ने आर्टिकल को अभी अभी डिस्कस किया है। उसके बाद ये भी हमने देखा जो स्टेट्स है उनको बोला गया कि भाई जो भी कोविड-19 के रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसको रोकने का कुछ ना कुछ उपाय निकाले जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसका सोसाइटी के ऊपर। नाउ पेज नंबर 11 के ऊपर आप लोग को सबसे पहले तो ये देखने को मिलेगा जो पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा उसके अवार्डी कौन कौन है, क्योंकि ये 26 जनवरी को ये अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। तो 26 जनवरी आज है, आज ये अवार्ड घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड की कैटेगरी में कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हो, और पद्म यहाँ पर आपको सभी के नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पद्म विभूषण की कैटेगरी के हैं और ये पद्म भूषण की कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे अवार्डीज़ हैं जिनका नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है, या फिर आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, देखो आप लोग ना इस न्यूज़पेपर की PDF डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है वहाँ से। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ जो पद्म अवार्डीज़ हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले SP बाला सुब्रमण्यम, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे।
ठीक है, अभी रिसेंटली। उसके बाद शिंजो एबी काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर थे, तो शिंजो एबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, बेले मोनापा हैज, बीबी लाल, तो इन सब को, मौलाना वाहिदुद्दीन खान, तो इन सभी लोगों को क्या होगा, ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। ओके, इनका ये सारे अवार्डीज घोषित कर दिए गए हैं। नाउ पद्म भूषण के लिए यहाँ पे ये सारी पर्सनैलिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि के एस चित्रा, सुमित्रा महाजन, निपेंद्र मिश्रा, केशुभाई पटेल, रजनीकांत देवी दास श्रॉफ, तरुण गोगोई, और उसके बाद चंद्रशेखर कामरा, रामविलास पासवान, तरोलोचन सिंह, काल्वे सादिक। तो यहाँ पे इन सभी लोगों को ये पद्म भूषण दिया जाएगा, और इधर जो है ये पद्म विभूषण दिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, ये विभूषण वाला अवार्ड है, ये भूषण वाला अवार्ड है। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो रिस्पेक्टिव और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं हमारे कंट्री में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग को एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया जो गालवान हीरो है उसको महावीर चक्र का ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया महावीर चक्र से। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉलोनल संतोष बाबू। यहाँ पे आपको इनकी पिक्चर देखने को मिलेगी। इनकी डेथ हो गई है। कैसे डेथ नहीं कह सकते, आप कह सकते हो ये शहीद हो गए चाइना के सोल्जर से लड़ते लड़ते। आपको मालूम होगा कि इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है पिछले साल से, और पिछले साल मई में ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बीच में हम लोगों ने पिछले साल देखा था जून में क्या हुआ था कि गालवान वैली में 20 हमारे जवानों शहीद, 20 हमारे सोल्जर्स डेथ हो गई थी। आप कह सकते हो कि 20 हमारे जवान शहीद हो गए थे। अब जो 20 जवान शहीद हुए थे उसमें से एक जवान ये थे। ठीक है, तो ये भी शहीद हुए थे। इनका नाम है कर्नल संतोष बाबू, कॉलोनल बोल रहा हूँ, सॉरी कर्नल संतोष बाबू तो इनका नाम है। और यहाँ पे अब जब ये शहीद हुए तो इनके नाम पर महावीर चक्र ऑनर, यहाँ पे इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। और एक तरीके से हम लोग ये चाइना को मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड आपकी थिंकिंग आपको वाइडर रखनी पड़ेगी। महावीर चक्र जो है ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जो कि युद्ध के टाइम पर शहीद हुए हों, ऐसा सोल्जर, ऐसा जवान जो कि युद्ध में काफ़ी बहादुरी से लड़ा हो। ठीक है, तो उसे ये महावीर चक्र दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चाइना को एक तरीके से इंडिकेशन देना चाहते हैं कि बेटे जो ये काम हुआ है अभी पिछले साल, ये जंग से कम नहीं था, ये वॉर से कम नहीं था। ठीक है, इसी वजह से हम लोग अपने सोल्जर को ये महावीर चक्र का सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि रिलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे बराबर में आर्टिकल देखने को मिलेगा। बताया गया भाई 900 से ज़्यादा भी पुलिस, यहाँ पे जो 900 से ज़्यादा पुलिस वालों को, जैसे कि सीएपीएफ स्टाफ हो गया और सीआरपीएफ हो गए, इन सबको मेडल्स मिलेंगे। ठीक है, इन सबको मेडल्स दिए जाएंगे। और वो कौन सा होगा, गैलेंट्री मेडल। ओके, तो कौन सा, पुलिस मेडल फॉर गारंटी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मोर देन 900 पुलिस जो हैं, साथ ही साथ सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन सभी लोगों को ये मेडल्स मिलेंगे। और यहाँ पे ये रिपब्लिक डे पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, सीआरपीएफ के जवानों को ये मेडल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि भाई सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे आईटीबीपी के एक भी पुलिस को यहाँ पे कोई मेडल नहीं मिलने वाला। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में खड़ी हुई है। अप्रैल में, सिंस अगर हम बात करें अप्रैल में से, लास्ट ईयर से खड़ी हुई है लद्दाख से, सॉरी चाइना से भिड़ने के लिए। चाइना को टैकल आउट कर रहे हैं, चाइना को पीछे ढकेल रहे हैं वापस। तो इन लोगों के लिए कोई अवार्ड नहीं, कोई मेडल नहीं, और बाकी सारों के लिए मेडल्स जो हैं नॉमिनेट करे गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि नन ऑफ द 21 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि जो चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं, चाइना के एग्रेशन को टैकल आउट कर रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर, वहाँ पे 21 आईटीबीपी पुलिस वाले खड़े हैं। लेकिन उनमें से किसी का भी नाम मेडल के लिए नहीं लाया गया है। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। बताया गया जो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने 3 फार्म बिल्स पास किए थे, जिसके लिए आज के टाइम पर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में बताया गया जो विमेन फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो सकती हैं इन फार्म लॉस से। ठीक है, उनके ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है इन फार्म लॉस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करें तो जो विमेन फार्मर्स हैं, तो सबसे पहले बात, इनका तो स्ट्रगल बहुत है, बहुत लाइफ में इनका स्ट्रगल है। उसके बाद सारा का सारा एग्रीकल्चर का बर्डन है इनके ऊपर, बहुत सारे फार्म डेब्ट, सुसाइड्स, श्रिंकिंग इनकम्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर, ये सारा का सारा बर्डन इन्हीं के सर पे है। उसके बाद भी अगर हम बात करें, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है।
दूसरे की ज़मीन पे लेबर की तरह काम कर रही हैं। उसके बाद भी जो है अगर इस तरीके के फार्म लॉज आएंगे तो फिर इनका बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने रिसेंटली 3 फार्म बिल्स पास किए थे। वो 3 कौन कौन से थे? सबसे पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, ये पहला बिल था। दूसरा था यहाँ पे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, दूसरा था। तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। ये 3 लॉज थे जो कि केंद्र सरकार ने पास किए, जिनके रिगार्डिंग अभी प्रोटेस्ट जारी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर ये तीनों फार्म बिल्स रिपील नहीं करे गए, वापस से विड्रॉ नहीं करे गए, तो जो वेमेन फार्मर्स हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइवेट के हाथ में आ जाएंगी। तो प्राइवेट से टैकल नहीं कर पाने वाली हैं वेमेन, इतनी मुश्किल से ये बर्डन सहन करके तो ये काम कर रही हैं, और फिर उसके बाद भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो फिर इनके साथ इंसाफ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें आर्टिकल के अंदर मैंशनड है ना। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताया गया। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कि व्हाट्सएप ट्रीटिंग इंडियन यूजर्स डिफरेंटली इज कॉज फॉर कंसर्न, यानी चिंता वाली बात है इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से। देखो है क्या, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले भी। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, ठीक है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो है बदलाव करा। अब बदलाव करते हुए ये बोला कि अब से देखो, अभी तक क्या होता था, प्राइवेसी पॉलिसी आने से पहले क्या होता था कि जो व्हाट्सएप है वो आपकी चैट नहीं ले सकता था, कोई डेटा नहीं ले सकता था। लेकिन अब प्राइवेसी पॉलिसी में जैसे ही बदलाव आया, व्हाट्सएप ने उसके अंदर मेंशन कर दिया कि भाई अब आपका थोड़ा बहुत डेटा लिया जा सकता है, ठीक है। और उसमें एग्री का बटन दिया गया। भाई उसे आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री का उसमें बटन ही नहीं था, यानी कि एग्री करके आपको वो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है, या तो आप व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, ठीक है। और मैंने बताया भी था व्हाट्सएप के 2 अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव आज के टाइम पर, वो है एक सिग्नल ऐप है, दूसरा टेलीग्राम है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर व्हाट्सएप नहीं चलाना है तो आप इन 2 ऐप पर शिफ्ट हो सकते हो ईजिली। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप के बारे में, अब ये जो प्राइवेसी पॉलिसी आई तो व्हाट्सएप ने ये भी बोला कि भाई देखो, आज अभी भी अगर हम कहें कि आप सिक्योर हो तो जी हाँ, आपकी चैट बिल्कुल सिक्योर है, यानी कि ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो अभी भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब यानी अभी भी बातें जो हैं बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई इसको नहीं ले सकता, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी इसको नहीं ले सकता। लेकिन तो व्हाट्सएप कौन सा डेटा लेगा? व्हाट्सएप 3-4 तरीके का डेटा ले सकता है, जैसे आप कौन सा मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, वाईफाई का स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बैटरी जो है उसकी कितनी लाइफ है, बैटरी पावर क्या है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप निकाल सकता है। दूसरी चीज़, आपकी प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप पे क्या लगी है, आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आईपी एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बजाने वाला है। एक आईपी एड्रेस जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी व्हाट्सएप निकाल सकता है। तो ये कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप ट्रैक कर सकता है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपकी जो चैट्स हैं वो लीक हो जाएंगी, चैट्स नहीं, लेकिन अगर आपने चैट करी है कुछ बिजनेस अकाउंट से, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक बिजनेस अकाउंट्स बनते हैं, तो अगर आपने उनसे चैट करी है तो वहाँ से ये निकाला जा सकता है आपकी चैट को, ठीक है। अब देखो ये लोग क्यों करते हैं ऐसा काम, यानी कि ये जो फेसबुक हो गया, मैसेंजर्स हो गया, ये सब ये यही काम करते हैं कि जो चैट है और उसमें से यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी निकालते हैं। वो क्या, चैट में से वो बहुत सारी टर्म्स निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने किसी से बात करी, अपनी चैटिंग कर रहा हूँ मैं किसी से, मैं उससे कह रहा हूँ भाई मुझे ये लैपटॉप खरीदना है, ये लैपटॉप का इतना प्राइस है, ये है वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब व्हाट्सएप ने ये वो सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, जब मैसेंजर ने मेरी चैट को ट्रैक करा या इंस्टाग्राम में मेरी चैट को ट्रैक करा, तो वो कीवर्ड्स निकाल लेगा, जैसे कि लैपटॉप को वो निकाल लिया, तो वो समझ गया कि हाँ भाई लैपटॉप की डिमांड है, तो बार बार वो एडवर्टीजमेंट मेरे पेज पर सभी जगह पर एडवर्टीजमेंट लैपटॉप्स के दिखाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को आप कह सकते हो प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसी वजह से ये जो है डेटा काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलता है वो हम लोग को देखने को मिल जाता है। नाउ यहाँ पे हमने कंप्लीट व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 12 पे यहाँ पे आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा, जो वैक्सीन ड्राइव है उसको हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है।
हम लोग वैक्सीनेशन जैसा चाह रहे थे वैसे ही लगातार चल रहा है, वैक्सीन भी बढ़िया चल रही है, ठीक है, अच्छी है वैक्सीन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों को एक लार्जेस्ट स्केल पे देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं, यानी कि जहाँ पे वैक्सीन दी जा रही है, उसको हम थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी और ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेशन कर पाएँ। तो जो गवर्नमेंट है उसने 16 जनवरी से ये काम स्टार्ट किया था वैक्सीन देना, और आज के टाइम पर काफ़ी हद तक लोगों को कवर कर चुके हैं। तो अभी जो हमारा गोल है वो है 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाए, और जल्दी से जल्द हम लोग इनको कवर कर पाएँ। ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बताया गया इंडिया के पास भाई बहुत तगड़ा स्टॉक रखा हुआ है पहले फेज का। तो हमें ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन साइट्स को डेवलप करें जहां से वैक्सीन दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वैक्सीन तो हम लोग काफ़ी हद तक दे दिए हैं, ठीक है। 1.9 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर से 348 जो रिपोर्ट हैं वो एडवर्स इवेंट्स हैं, यानी कि उनमें थोड़ा सा खतरा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें। नाउ उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर क्या है, बिलियनियर्स की जो वेल्थ है वो बढ़ती हुई नजर आई है 35% से लॉकडाउन के अंदर। ये किसने बताया? ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम ने बताया जो भी बिलियनियर्स हैं, जो भी रिचर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उन सभी की जो इनकम है वो 35% से बढ़ी है लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया इंडिया के जो रिचेस्ट मैन हैं मुकेश अंबानी जी, इनकी वेल्थ जो है डबल हो चुकी थी बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर। पिछले साल की बात है जब लॉकडाउन में चीज़ें गूंज रही थी, तो यहाँ पे इनकी जो इनकम है वो डबल हो चुकी थी, और ये 21st रिचेस्ट पर्सन थे, उससे आप कह सकते हो लिस्ट के अंदर ऊपर आ गए, 6th रिचेस्ट पर्सन पर आ गए। तो आप समझ सकते हो काफ़ी हद तक इनका जनरेट हुआ है मनी। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग को ये वाला देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल में बताया गया जो भाई फाइनल हियरिंग है अगेंस्ट द यूपी कन्वर्जन लॉ, वो 2 फरवरी को होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है। यूपी ने एक लॉ लेकर आया, यूपी उसका नाम था, उस लॉ का नाम था उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको लॉ के बारे में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, तो ये लॉ था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि भाई कोई भी ज़बरदस्ती किसी महिला का रिलीजन नहीं बदलवा पाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम करेगा, किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश करेगा, तो फिर ज़बरदस्ती, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी, जेल होगी, फाइन लगेगा, ठीक है। नाउ इससे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो ये जो लॉ आया इससे काफ़ी सारा डिस्प्यूट देखने को मिला, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि भाई राइट टू चॉइस ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गाइज़ यहाँ पर ये लॉ को थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा स्कैन करने के लिए हम लोगों ने इसकी हियरिंग करवाई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, हम लोग नहीं देखने वाले इस केस को, हम लोग नहीं करेंगे इसकी सुनवाई, ठीक है। तो फिर फाइनली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने क्या करा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी हियरिंग की डेट जो है वो बढ़ा दी है। बोला भाई 2 फरवरी को हम बताएंगे क्या करना है इस केस का, और ये लागू रहना है लॉ या नहीं, या फिर क्या बदलाव आएंगे लॉ के अंदर। तो यहाँ पे ये हम लोग को 2 फरवरी को मालूम चलेगा इसके बारे में। नाउ पेज नंबर 13 के ऊपर पूरा एडवर्टीजमेंट, उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट। पेज नंबर 15 पे आएंगे, दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है ये। यहाँ पे जो बताया गया जो मॉडर्ना है, उन्होंने बोला जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द वेरिएंट्स, यानी कि मॉडर्ना वैक्सीन काफ़ी हद तक काम कर रही है बढ़िया तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने में। उसके बाद पेज नंबर 16 पे आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल पब्लिश हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला ग्रीन टैक्स के बारे में। तो जो ग्रीन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है पर्सनल व्हीकल्स के लिए, यानी कि जिसके पास भी 15 साल पुराना अपनी कोई भी गाड़ी है तो उसको ग्रीन टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि क्या है, देखो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो भी ओनर है ओल्ड व्हीकल का, यानी किसी के पास 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो उसे बेटे पूरा ग्रीन टैक्स भरना पड़ेगा एज अ पेनल्टी के तौर पे ग्रीन टैक्स भरना पड़ेगा कि भाई आपने पोल्यूशन फैलाया है, ठीक है, जिस भी पॉल्यूटेड सिटी में रह रहा है। और ये डिपेंड करेगा उसके टैक्स के ऊपर, भाई जितनी तगड़ी पॉल्यूशन सिटी में रह रहा है वहाँ पे उतना ही यहाँ पे आप कह सकते हो टैक्स लगने वाला है। तो जो ग्रीन टैक्स है एज अ पेनल्टी काम करेगा कि भाई आपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करा है तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो व्हीकल है अगर 15 साल पुराना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये ग्रीन टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया जो 15 साल क्या होता है कि देखो आप लोग क्या करते हो, अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको 15 साल बाद दोबारा बदलवाते हो, नया करवाते हो, रिन्यू करवाते हो। तो ये रिन्यू तभी होगा जब आप पर्सनल व्हीकल में जब होगा
सॉरी, जो ये सर्टिफिकेट है जो ये सर्टिफिकेट है ये रिन्यू तभी होगा जब आप लोग क्या होगा, टैक्स वगैरह सब चीज़ भर पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स जो है चार्ज करा जाएगा, डिपेंड करेगा उसकी पेट्रोल और डीजल के ऊपर, यानी कि किस तरीके का व्हीकल है, पेट्रोल वाला व्हीकल है या डीजल वाला व्हीकल है, उस तरीके पे उसके ऊपर डिपेंड होते हुए हम लोग इस टैक्स को चार्ज करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होने वाला है 10 से 25% का रोड टैक्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो गाइज ये था। उसके बाद ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल कब से होंगी, ये एप्लीकेबल होंगी 1 अप्रैल 2022 से, अभी बहुत टाइम है, अगले साल से ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, ग्रीन टैक्स लगेगा अगले साल से ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट में ट्वीक कस्टम्स ड्यूटी ऑन अ होस्ट ऑफ गुड्स इन अ बजट। अभी बजट पेशकश होने वाला है, आप लोगों को मालूम है 1 फरवरी 2021 में जो है बजट आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम जान लें, सरकार ने डिसाइड किया है कि बहुत सारी जो इम्पोर्ट आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएंगी, यानी चार्ज लगा दिया जाएगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और हम लोग क्या कर पाएंगे, हम अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट को बना पाएंगे और अपने ही कंट्री का प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे बाहर वाले से रिलेशन भी खराब होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है किस किस चीज़ों के ऊपर, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, कॉपर स्क्रैप, सर्टेन केमिकल्स हो गए, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, रबर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन सब के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे कि हम क्या होगा, हम अपने कंट्री के अंदर अपने खुद का प्रोडक्ट्स को बढ़ा पाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम किसी बाहर कंट्री से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर मंगवा रहे हैं, तो अगर हमने उस पर कस्टम ड्यूटी लगाकर उसके ना हमारे रिलेशन भी ख़राब नहीं हुए और हमने जो है एक तरीके से अपनी साइड पे अपनी फेवर में डिसीजन भी ले लिया, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और क्या होगा इससे कि भाई अब कस्टम ड्यूटी लग गई तो फिर दूसरी कंट्री वाला सोचेगा कि हाँ भाई वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, अपना ही प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, अपना लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी कंट्री में खुद का ये प्रोडक्ट जनरेट कर पाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ओके। तो गाइज यहाँ पे थे प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल। नाउ चलते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर, डिस्कस करेंगे डिटेल में एडिटोरियल्स। और यहाँ पे आते हैं, देखो अब ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के एडिटोरियल। जैसा आप लोगों को मालूम है हम लोग एक एडिटोरियल्स जो हैं एक दिन पीछे के डिस्कस करते हैं और ये सब आज को आपको रीड करना है। तो आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप एडिटोरियल रीड करो। चलो सभी नहीं तो आप ये देखो, आप छोटा थोड़ा थोड़ा करो लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ और अच्छे से खाओ, ठीक है। तो इस वाले एडिटोरियल को आपको रीड करना है, इस वाले एडिटोरियल को अच्छे से आप रीड करो, ठीक है। आज आपको रीड करना है ये। उसके बाद आप लोगों को क्या रीड करना है, एक एडिटोरियल आप ये वाला रीड कर लो और उसके बाद जो है ये वाला भी आप कर सकते हो, ये वाला एडिटोरियल रीड कर लो, ठीक है। ये दो एडिटोरियल रीड करो आज के टाइम पे। और ये सारे एडिटोरियल जो हैं मैं कंप्लीट जो है ये एडिटोरियल एक कल डिस्कशन करूंगा इनका, क्योंकि एक दिन पहले का हम डिस्कस करते हैं। तो चलो एडिटोरियल देखते हैं कल के, यानी कि मंडे वाले एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आ गए हम लोग एडिटोरियल के ऊपर। ये है 25 तारीख के, 25 जनवरी यानी मंडे के ये एडिटोरियल्स है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कल के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले कार्टून पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कल का। नाउ ये जो कार्टून पिक्चर है ये क्या बोल रहा है आपको, इसको आप कैसे क्या समझ रहे हो उससे। देखो फार्मर्स इधर हैं और इधर सरकार है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है इन फार्म लॉस को लेकर, इन प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन बातचीत इस तरीके से हो रही है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अपने पे ये अपने पड़े पड़े हैं, ये अपने पड़े पड़े हैं, कोई एक दूसरे की सुनने वाला है नहीं। तो ये बातचीत जो है सब बेकार है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ओके। नाउ उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला। यहाँ पर बताया गया ट्रबल्ड वाटर्स को लेकर है, श्रीलंका और इंडिया से थोड़ा सा इस आर्टिकल को रिलेट करा गया है। देखो पहले मैं आपको इस आर्टिकल से अच्छा है हम लोग मैप के थ्रू समझे। तो यहाँ पे टेलीग्राम पर आपको मैप मिल जाएगा। सबसे पहले इस वाले मैप को आप लोगों को देखना है, ठीक है। सॉरी, ये तो हमने दूसरे आर्टिकल का खोल लिया है। ये वाला मैप आप लोगों को देखना है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी प्यारी कंट्री भारत और इधर देखने को मिलेगा श्रीलंका। इसके बीच में पड़ता है एक पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये पड़ता है पाक स्ट्रेट, ये इसकी लाइन हो गई। तो होता क्या है कि इंडिया वाले, इंडिया के जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो यहाँ पे फिशिंग करते हैं, ठीक है, इधर तक आ जाते हैं। श्रीलंका के मछुआरे जो हैं वो इधर फिशिंग करते हैं, इधर मछली मारते हैं। तो होता क्या है कि इन दोनों में आपस में विवाद हो जाता है, आपस में जो है डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसे डिस्प्यूट काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं और अभी भी रिसेंटली ऐसा ही डिस्प्यूट देखने को मिला है, जिसकी वजह से 4 फार्मर जो 4 फिशरमैन की डेथ हो गई है, ठीक है। अब 4 जो भारत के बिलोंग करने वाले फिशरमैन थे उनकी डेथ हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया ने काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई हाँ या ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा प्रोटेस्ट करा गया और बोला गया कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है कि जो है श्रीलंका वालों ने यहाँ पे इनको मारा है, ठीक है। ऐसी डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल जाता है आपस में इन दोनों के बीच में। और उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की, तो फिर
जो है श्रीलंका ये बोलता है कि जो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि श्रीलंका ये बोलता है कि जो इंडिया है वो अपना बॉटम ट्रॉलिंग वगैरह इस्तेमाल करता है, यानी कि जो है अपनी नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो है एनवायरमेंट वगैरह यहाँ पे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर का एनवायरमेंट वगैरह ख़राब हो गया है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखो ट्रॉलिंग वगैरह क्या होता है, यानी कि ये आप समझ लो ये समुद्र है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई शिप है, शिप कह रहा हूँ, जहाज है कोई, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कांटा छोड़ते हैं अंदर मछली पकड़ने के लिए। अब मछली पकड़ने के लिए कांटा छोड़ते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा सा जाल लेते हैं, बहुत बड़ा सा जाल, और इस जाल को नीचे से खींचते हुए चले जाते हैं, ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं खींचते हुए। तो क्या होता है, नीचे जितने भी कोरल लीफ प्लांट्स वगैरह होते हैं, साथ ही साथ देखो ये मछली तो पकड़ते हैं लेकिन जो साथ ही साथ प्लांट्स वगैरह उन सबको बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा ये बताया गया कि भाई जो हमारा समुद्र का अंदर का एरिया है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है इन सब चीज़ों के थ्रू, ये जो नए नए टेक्निक्स हैं वगैरह हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है कि जो आपस में इनके डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है मछुआरों के बीच में, इधर का मछुआरा उधर, उधर का मछुआरा इधर, तो ऐसे आपस में इनकी लड़ाई देखने को मिल जाती है। तो उसी के बारे में बताया गया कि भाई उसका कोई एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलना पड़ा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ बताई गई, जो पाक बे का कॉन्फ्लिक्ट है एग्जैक्टली वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत हद तक हम लोग आज के टाइम पर देख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे गुहार लगाई जा रही है कि भाई इसका एक रिजोल्यूशन निकाला जाए, उसको सॉल्व करा जाए, इस प्रॉब्लम को। अब देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद इसके बराबर वाला आर्टिकल और आ जाता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद जो है यूएस के जो अभी यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में क्या हाल था, अब यहाँ पे बाइडन क्या चाह रहे हैं इस डील को लेकर, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहेंगे यहाँ पर। तो बाइडन चाहते हैं कि यार जो डील थी ये वापस आ जाए, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस डील से बाहर आ गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम माने तो जो बाइडन है उन्हें आज के टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो बाइडन को चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें होम यानी अपने कंट्री के अंदर, तो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही रही हैं, साथ ही साथ दुनिया भर से भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। ओके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने हैंडल किया है सारी चीज़ें, तो ऐसी तो होना ही था। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया चाइना और रशिया दोनों के बीच में भी रिलेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, बढ़िया नहीं है रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमेरिका जो है आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों से रिलेशन ख़राब कर बैठा है। खासकर अगर हम बात करें ईरान के साथ, तो ईरान के साथ काफ़ी सारे टेंशन्स क्रिएट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें ईरान के साथ, तो ईरान से बहुत पहले से ही हमारे रिलेशन ख़राब हैं, सॉरी अमेरिका के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 की, मई 2018 की बात है, जब ट्रंप आए तो मिस्टर ट्रंप ने क्या बोला, यूनिलैटरली इन्होंने विड्रू कर लिया यूएस को फ्रॉम दी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक डील था, GCPOA, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट था, आप कह सकते हो, मैं प्लान बोल देता हूँ इसे, ये जो प्लान था ये साइन करा गया था ईरान और अमेरिका के द्वारा, ठीक है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हुआ करते थे, लेकिन ईरान की अभी भी जो है हसन रूहानी साहब हैं। तो फिर इनके आपस के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन बराक ओबामा का टेन्योर ख़त्म हुआ, जैसे ही यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बनकर आए डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या करा, इस डील से बाहर आ गए। अब ये जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान एक्शन प्लान था, इससे जो है ये बाहर निकल कर आ गए। अब इसके अंदर था क्या, इसके अंदर ये था कि देखो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा यूरेनियम जो है बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। तो जो ईरान है वो यूरेनियम को एनरिच ना करे, इस वजह से ये डील करी गई थी कि भाई ईरान जो है एक लिमिटेड यूज़ कर सके यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम से ही एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, परमाणु बॉम्ब बनते हैं। और जो परमाणु बम होते हैं वो आप लोग को मालूम होगा कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, सदियों तक उसका इफेक्ट नहीं जाता है। तो इस तरीके के बॉम्ब ना बनाए, इस वजह से ये डील करी गई कि भाई आप उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसे पूरी तरह से यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते हो। तो आए भाई डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप आया, इन्होंने धे फेंक के मारा ये, और बोल निकल गया है बाहर, कह रहे कि भाई यहाँ पर इस डील से ये बाहर निकल गए और इन्होंने इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इस एग्रीमेंट को हम लोग P5+1 भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 कंट्री यहाँ पे +1, यानी कि जो जर्मनी बाद में ऐड हुआ था, इस वजह से इसे +1 कहते हैं। तो P5+1 और साथ ही साथ ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। नाउ यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है आप कह सकते हो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए। अब डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था कि भाई
यहाँ पे आप एनरिच थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते, यानी कि पहले जो एग्रीमेंट था उसमें तो थोड़ा बहुत एनरिच करने को बोला गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई तेहरान मस्ट रेनाउंस इट्स परपेचुइटी टू इट्स राइट टू एनरिच यूरेनियम। यानी कि ये भाई बिल्कुल इनसफिशिएंट है। ये लोग जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा बोला गया, जो ये एग्रीमेंट हुआ था बिल्कुल इनसफिशिएंट था, बेकार था, और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ईरान को ये सब एनरिच करने की। पूरी तरह से बंद करेगा ईरान। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा ये भी बोला गया जो भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई। ठीक है, नाउ यहाँ पे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए बहुत सारे। ईरान कह सकते हो बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ भी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। क्योंकि इंडिया क्या करता है, भारत ईरान से पेट्रोल को इंपोर्ट करता था, सॉरी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था, कच्चा तेल, फिर वहाँ से पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, तो कच्चा तेल यहाँ पे इंपोर्ट करता था। लेकिन जब सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, बोल दिया गया कोई भी इससे क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डूबने लगी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी ईरान की। ठीक है, तब ईरान ने सोचा कि भाई अब लेते हैं हम लोग अपना फंडा। अब यहाँ पे स्टेप उठाया ईरान ने, बोला, डिसाइड किया 2019 में, डिसाइड किया कि बेटे अब हम एनरिच करेंगे। ठीक है, रोक लो, कौन रोकेगा। तो यूरेनियम को एनरिचमेंट करने का इन्होंने प्लान बनाया और स्टार्ट कर दिया यूरेनियम को एनरिच करना। और फिर एक हद तक 2020 की अगर हम रिपोर्ट देखें, जो कि लाई गई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, तो इनके द्वारा बताया गया कि भाई ईरान ने तो ऐसी तैसी मार दी, जो यूरेनियम है उसने तो बहुत तेजी से आप कह सकते हो बढ़ा लिया है। कम से कम अगर हम बात करें 2442 किलोग्राम तक ये पहुंच चुके हैं यूरेनियम को लेकर। मतलब कि पहले जब डील हुई थी उससे 8 गुना ज़्यादा ये लोग बढ़ा चुके हैं, यूरेनियम एनरिच कर चुके हैं। तो लो अब बताओ, अब क्या कर लो, अब पड़ गए ये लोग परेशानी में। परेशानी में कौन पड़ा, पड़ गए बाइडन साहब। ठीक है, अब जो बाइडन जो है आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स, तो जो बाइडन सोच रहे हैं कि जो रिलेशन है, जो ये एग्रीमेंट था, इसके ऊपर हम वापस आ जाते हैं। ये जो जीसीपीओ ये एक्शन प्लान था, इसके अंदर इसको रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान के द्वारा बोला गया भाई ये कोई हलवा नहीं है, ये वापस से इस प्लान को लाना कोई यहाँ पे सिंपल काम नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही करोगे हमारे साथ, फिर यही काम होगा, तो इससे अच्छा हम अंदर ही ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे ही यहाँ पर ईरान जो है ये एग्रीमेंट कर रहा था पहले ही, यानी कि बराक ओबामा से जी से यहाँ पे जब ये एग्रीमेंट करा गया था हसन रूहानी साहब के द्वारा, ईरान के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था जो है 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 में बराक ओबामा ने के साथ ये एग्रीमेंट करा दिया था। तो जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था तो बहुत सारे जो इनके कंट्री के, यानी कि हसन रूहानी से मना कर रहे थे लोग कि भाई ये एग्रीमेंट ना करो ना करो ना करो, लेकिन फिर भी ना सुनते हुए इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब जब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये कारनामा दिखाया, तो इनकी तो बुरी हालत हो गई इनकी कंट्री में। ठीक है, ये आप कह सकते हो इनका दबदबा बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये कमज़ोर से पड़ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये उसी को लेकर बात हो रही है कि जो ये एग्रीमेंट है उसको लेकर आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये डिसीजन है वो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है आने वाले टाइम पर, हम लोगों को ये डील वापस होती हुई दिखाई देती है या नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम ये भी है जो यूएस और ईरान के रिलेशंस हैं, इनकी वजह से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी फ़र्क पड़ सकता है, उनके अंदर इनस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ईरान को कोई सपोर्ट नहीं करता। ईरान को जो भी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास की गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, ये कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर यूएसए इनको सपोर्ट करेगा, ईरान को सपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है रिलेशंस बाकी सारी कंट्रीज के साथ खराब होंगे। तो सिचुएशन बहुत खराब है आज के टाइम पर है, और ये खराब करके कौन गया है, खराब करके गया डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बात करी गई एग्री क्रेडिट के बारे में, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे क्रेडिट्स वगैरह दिए जाते हैं, यानी कि भाई बहुत सारा सरकार जो है मनी देती है जो है फार्मर्स को। लेकिन भाई वो मनी है कहाँ पर, जो एग्री क्रेडिट है, स्मॉल फार्मर जो है अभी भी इस रेस से बाहर हैं। छोटे मोटे फार्मर्स को तो पास तो ये मनी आता ही नहीं है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में काम आता है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो जो फार्मर्स की इनकम है वो 85% पर ही रुकी पड़ी है, यानी कि 85% जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है जहाँ थी वहीं रुकी पड़ी है सालों से, कोई उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला। हर साल क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार अनाउंस करती है एक सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर क्रेडिट लिमिट, यानी कि कुछ पैसा देने के लिए यहाँ पे घोषित करती है भाई इतना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करा जाएगा। जैसे कि अभी आने वाले टाइम में 1 फरवरी को बजट पेशकश करा जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट डिस्कस करा जाएगा कि भाई इतना अमाउंट दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन
उसके बाद अगर हम देखें 2011-12 में भी ऐसा ही हुआ था। 2011-12 में टारगेट था हमारा 4.75 लाख करोड़ रुपीस देने का एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद 2020 और 21 में भी टारगेट था कि भाई 2020 और 21 में हम 15 लाख करोड़ रुपए देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और साथ ही साथ सब्सिडी देंगे 21,175 करोड़ की। तो भाई ये सब पैसा जो है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारा पैसा गया कहाँ। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि द क्वेश्चन इज वेयर इज द क्रेडिट एंड सब्सिडी गोइंग ऑन। यहाँ पे ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसको बेनिफिट मिल रहा है? फार्मर्स को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो भाई कौन खा रहा है ये पैसा? उसके बाद अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं वो इस रेस से बाहर रह जाते हैं, क्योंकि बाकी जो बड़े फार्मर्स हैं उन्हें मिल ही जाते हैं। अब जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं वो अगर इनको ये स्कीम नहीं मिलेगी, उनके पास ये पैसा नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, जाकर लोन लेंगे। और फिर वो लोन बैंक से भी नहीं लेते हैं, वो लेते हैं आसपास के बराबर वाले लोगों से, ठीक है, जो भी बड़े बड़े आप कह सकते हो उनके गाँव में आसपास के बड़े बड़े मुखिया वगैरह होता है, उनसे लोन ले लेते हैं, और वो सब लोन दे देते हैं 20-20%, 15-15% पे। तो यहाँ पे गाइस फंस जाता है फार्मर, घूम फिरा के कौन फंसता है? किसान। तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिलते हैं। इरेगुलरिटीज मतलब कि देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है भाई, जो फार्मर्स अमीर हैं पहले से ही उनके पास ही अमाउंट जाता है, जो गरीब है पहले से छोटा मोटा फार्मर्स है उनके पास नहीं जाता है। जो अमीर है उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जो गरीब है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस पे है उसे और मिल रहा है, जिस पे नहीं है उसे नहीं मिल रहा। तो इस इरेगुलरिटी को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद एक सॉल्यूशन लिया है वो टेक्नोलॉजी का, कि भाई एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है चीज़ों को, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो खुद ही अपने आप ही जो है लोन्स वगैरह अवेल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन ऐप्स के थ्रू। ऐसा यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट ने बोला कि मोबाइल फ़ोन एक टेक्नोलॉजी जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है हमारे किसानों के लिए। ओके, तो ये था आर्टिकल। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। तो कल मंडे था, तो कल मंडे में ये वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। रीडर्स एडिटर है, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है। यहाँ बताया गया शिपिंग सेक्टर इज एट सी, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसका शिपिंग सेक्टर बढ़िया है, उसके पास अच्छे खासे पोर्ट्स बने हुए हैं, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक ग्रो होगी, जो कि इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंडिया में क्या चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाता हूँ क्लियरली। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया ये है, इंडिया के पास बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने सारे पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे शिपिंग अच्छे से करी जा सकती है, ठीक है। और इसको, लेकिन आज के टाइम पर ये शिपिंग अच्छे से नहीं हो पा रही। इस क्षेत्र में चाइना आगे निकल चुका है, इंडिया का इतना दबदबा नहीं रह गया इंडियन ओशन रीजन में, चाइना का काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो सागरमाला प्रोजेक्ट एक बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पे हेल्प कर सकता है इंडिया की, ठीक है, ग्रो करने के लिए। नाउ तो अगर हम डिस्कस करें किसी भी कंट्री के लिए, उसकी ताकत ये है कि भाई वो जो है शिपिंग सेक्टर उसका कंट्रीब्यूट कर सके उसकी ग्रोथ में। यानी कि अगर हम बात करें कार्गो वगैरह बन रहा है, ठीक है, उसको शिपिंग से द्वारा हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। तो चाइना जो है, इतना चाइना ब्लेस्ड नहीं है जितना इंडिया के पास फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया के पास फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर हम देखें इंडिया के अंदर ग्लोबल एमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे कि पुअर लेजिस्लेशंस हो गया है, पुअर पॉलिटिक्स हो गई, उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाती हैं। एक टाइम था 16वीं शताब्दी से पहले इंडिया और चाइना आपस में मिलकर कॉम्पिटिटर थे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अगर हम बात करें जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, इन द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से जो है ये अपना पेनिनसुलर एरिया है। तो जो इंडिया के अंदर जो पेनिनसुलर एरिया है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है शिपिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो, साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि अगर हम लोग शिपिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन कर दें, मजबूत कर दें, तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसा कि बहुत सारे जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें, बहुत सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, और बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात यही हो रही है कि डेवलप कर दें अच्छी तरीके से अपने पोर्ट्स को, ठीक है, जहाँ से शिप्स वगैरह निकलते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर। अब अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो है सागरमाला। सागरमाला एक गवर्नमेंट का, एक सरकार का प्रोजेक्ट है,
वो ये है कि भाई जो कंट्री की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए सरकार मदद करेगी। ठीक है, पूरी तरह से इसका मकसद ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर जो वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करना। लॉजिस्टिक्स मतलब कि किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक कितना सेफली पहुंचा दोगे। ठीक है, एकदम राइट कस्टमर को राइट तरीके से राइट प्रोडक्ट पहुंचाओगे, तो ये कहलाता है हमारा लॉजिस्टिक्स। तो गाइज यहाँ पर शिप्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इनके अंदर। तो सागरमाला के बारे में याद रखना, सागरमाला प्रोजेक्ट एक सरकार का लाया हुआ प्रोजेक्ट है जिससे कि मदद मिल सकती है हमारे इंडिया में शिपिंग सेक्टर को, और हम लोग ग्रो कर सकते हैं उसमें। तो सागरमाला के बारे में बताया गया, इट शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन कॉन्सोलिडेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कोस्टल यूथ, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर शिपिंग सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है और इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाता है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बताया गया है, लास्ट एडिटोरियल आज का, बिग पुश फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यहाँ पर बताया गया कि भाई आज के टाइम पे अगर हम बात करें, पेंडेमिक ने बुरी तरह से कमर तोड़ दी है एजुकेशन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की। तो आज के टाइम पर बहुत बुरी हालत हो चुकी है एजुकेशन सेक्टर की। तो क्या करना है, इस पेंडेमिक्स ने हमें एक चांस दिया है सोचने के लिए कि भाई हम अपने एजुकेशन सेक्टर को मजबूत कर लें, स्ट्रांग बना लें, ताकि आने वाले टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उसे आराम से लड़ पाएं। ओके, तो यार गाइज यहाँ पे क्यों ये आर्टिकल आया था, क्योंकि 24 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो उसी के बेसिस पे बताया गया कि भाई आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि जो 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स हैं 190 कंट्री के टोटल, अगर हम बात करें तो कोविड-19 से इनको इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इनकी पढ़ाइयों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो पूरा का पूरा डूब पड़ा है। लेकिन उसके बीच अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया, अपनी शिक्षा नीति लेकर आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके अंदर बताया गया कि जो लोग बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा सा उनके इंटरनेट और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको लर्निंग कराई जाएगी थ्रू इंटरनेट। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थे, जो कि हेल्प करेंगे बच्चों की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि भाई एक रिकॉल बहुत बड़ा है। यहाँ भी ये है कि भाई अगर आपने अभी भी स्टेप नहीं उठाया अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, अभी भी आपने उसे स्ट्रांग नहीं करा पूरी तरह से, आपने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप नहीं करी, तो आगे वाले टाइम में प्रॉब्लम पड़ सकती है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।